जय हिंद बच्चों, माई सेल्फ सीमा शैलजानंद। थैंक्स फॉर कम टू माई चैनल साई बेसिक्स जूलॉजी। तो बच्चों, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, एमएससी नॉन कोर डेटा का पेपर मैं डिस्कस कर रही थी। आज ये लास्ट टॉपिक होगा आपका इकोनोडर्माटा का। अब इसके बाद मैं सोच रही हूँ बीएससी 5th सेमेस्टर में भी नॉन कोर डेटा ही है, तो वो स्टार्ट करने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है, बट मैं आपको एश्योर करती हूँ कि अगर आप एंड तक बने रहिएगा तो मैं विथ कोड एंड ट्रिक कोशिश करूँगी कि इस टॉपिक को सिंपलेस्ट वे में आपको एक्सप्लेन करूँ, ताकि अच्छे से आप उस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर सकिए और अपना नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर सकिए। तो आप एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट मक्खन की तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो वो टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा लार्वल फॉर्म्स इन इकोनोडर्माटा। इससे पहले भी हमने लार्वल फॉर्म्स पढ़ा था दूसरे फाइलम में, और ये है लार्वल फॉर्म्स इन इकोनोडर्माटा। तो इकोनोडर्माटा में डिफरेंट क्लासेस में कौन कौन से लार्वल फॉर्म्स हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, लार्वल फॉर्म्स इन इकोनोडर्म्स। तो इकोनोडर्म्स आपको पता है बच्चों कि मेराइन होता है, जनरली सी वाटर में पाए जाते हैं। तो इकोनोडर्म्स आर मेराइन एंड एग्जिबिट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लार्वी, और वो बहुत डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लार्वी को एग्जिबिट करते हैं। सिंस दे शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स दैट इज दे पास थ्रू कैरेक्टरिस्टिक लार्वल स्टेजेस। डिफरेंट लार्वल स्टेजेस के थ्रू वो अपना डेवलपमेंट शो करता है, इस वजह से उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में बच्चों डिफरेंट लार्वल स्टेजेस की बात होती है, और डायरेक्ट डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता है। तो इकोनोडर्म्स जो है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है बिफोर अटेनिंग देयर एडल्ट फॉर्म्स। तो एडल्ट फॉर्म तक आने से पहले इकोनोडर्म्स डिफरेंट लार्वल स्टेजेस से गुजरते हैं, इस वजह से लार्वल फॉर्म्स डिफरेंट लार्वल फॉर्म्स पाए जाते हैं इकोनोडर्म्स में, जिसकी स्टडी हम करते हैं। बाकी हमारे सिलेबस का पार्ट है, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, चाहे वो आप सिंपल बीएससी एमएससी के स्टूडेंट हैं तब भी, या फिर किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हों उसके लिए भी। तो अब ये डिफरेंट लार्वल फॉर्म्स और उसके डायग्राम मैं लेके आई हूँ। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में आपको एक्सप्लेन करने की। तो आइए वन बाय वन समझते हैं। तो बच्चों, ये डिफरेंट क्लासेस ऑफ इकोनोडर्म्स है। एक बात मैं समझा देना चाहती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा किसी को कॉन्सेप्ट याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो आपको क्या करना है कि ये जो ऊपर में आपको दिया हुआ है क्लासेस ऑफ इकोनोडर्म्स, स्पेसिफिक लार्वल फॉर्म्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इतना तो आप ज़रूर ही याद कर लीजिएगा। डिफरेंट क्लासेस और उस क्लासेस के लार्वल फॉर्म्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। और उसके बाद जो डायग्राम मैं अभी शो करूँगी, एक एक डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो आपके पास बच्चों ऑप्शन होता है जूम करने का। तो आप अपने एंड से हल्का सा जूम कर लीजिएगा तो डायग्राम और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि एक ही स्लाइड पे मुझे डायग्राम भी आपको प्रेजेंट करना पड़ता है, कंटेंट भी प्रोवाइड करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट भी समझाना पड़ता है, तो थोड़ा सा हैवी दिखने में लगता है। बट आपके पास ऑप्शन होता है कि हल्का सा जूम कर लीजिएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डिफरेंट क्लासेस में सबसे पहला क्लास क्या है? एस्टेरॉयडी। तो एस्टेरॉयडी में जो है दो तरह का लार्वल फॉर्म्स देखा गया है। क्या क्या? बाइपिनेरिया एंड ब्रैक्यूलेरिया। ये बाइपिनेरिया क्या है, ब्रैक्यूलेरिया क्या है, और वो दिखने में कैसा होता है वो भी मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। बाकी इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनके पास सिलिएटेड आर्म्स और ब्रैक्यूलेरियन आर्म्स होते हैं। दो ही वर्ड है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सिलिएटेड आर्म्स होते हैं एंड ब्रैक्यूलेरिया, चूँकि लार्वा है तो उसी से बन के आया है क्या? ब्रैक्यूलेरियन लार्वा। याद रखने के लिए ए फॉर एस्टेरॉयडिया, ए फॉर एस्टेरॉयडिया जो कि क्लास है, और ए के अल्फ़ाबेट जब आप ABCD पढ़ते हैं तो ए के जस्ट बाद बी आता है, तो उसे आप याद रख सकते हैं। ए क्लास मतलब एस्टेरॉयडिया क्लास में कौन कौन सा लार्वा देखा गया? बाइपिनेरिया एंड ब्रैक्यूलेरिया। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं क्या? AB2 रूल, AB2, ए के जस्ट बाद बी आता है, और बाइपिनेरिया और ब्रैक्यूलेरिया दो तरह के लार्वल फॉर्म्स इसमें देखे जाते हैं, और दोनों का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सिलिएटेड आर्म्स होते हैं एंड ब्रैक्यूलेरियन आर्म्स होते हैं। दूसरा है बच्चों ओफियोरॉयडिया। ओफियोरॉयडिया 2-3 बार मैं खुद बोल देती हूँ ताकि आप ध्यान दे दीजिएगा उस वर्ड पे। ओफियोरॉयडिया ये क्या है? क्लास है, और उनमें पाए जाने वाला लार्वल फॉर्म्स क्या होते हैं? ओफियोप्लूटियस,
तो ओफियोरॉइडिया, ओ फॉर ओफियोरॉइडिया एंड ओ फॉर ओफियोप्लूटियस, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अगेन आप यहाँ पर क्या याद रख सकते हैं? O2 रूल, O फॉर ओफियोरॉइडिया एंड O फॉर ओफियोप्लूटियस। इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लॉन्ग सिलिएटेड आर्म्स होते हैं विथ स्केलेटल रॉड्स होते हैं। इसमें क्या होता है? पहले में सिलिएटेड आर्म्स और ब्रैक्यूलेरियन लार्वा, दूसरे में सिलिएटेड विथ स्केलेटल रॉड्स होते हैं। ठीक है। तीसरा है आपका बच्चों इकाइनोइडिया, इकाइनोइडिया। अगेन ई फॉर इकाइनोइडिया एंड ई फॉर इकाइनोप्लूटियस। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है? E2 रूल, ई फॉर इकाइनोइडिया एंड ई फॉर इकाइनोप्लूटियस। और इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो मल्टीपल सिलिएटेड आर्म्स विथ कैलकेरियस रॉड्स। आपने ओफियोप्लूटियस में आपने क्या देखा? स्केलेटल रॉड्स, और इसमें क्या देख रहे हैं आप? कैलकेरियस रॉड्स। आगे मैं ये सारा पॉइंट्स क्लियर करूँगी डायग्राम के थ्रू। अभी आप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसको ध्यान से सुनिए। चौथा है होलोथ्यूराइडिया, ये क्लास है होलोथ्यूराइडिया, और यहाँ पर क्या है? ऑरिकुलेरिया। तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, होलोथ्यूराइडिया एंड ऑरिकुलेरिया। तो HA या फिर AH, कुछ भी आप AH याद रख सकते हैं। होलोथ्यूराइडिया एंड ऑरिकुलेरिया, इसमें क्या होता है? इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? तो बैरल शेप्ड होता है, सिलियरी बैंड्स पाए जाते हैं एंड नो आर्म्स, किसी तरह का आर्म्स इसमें नहीं पाया जाता है। अगेन पांचवा क्लास है क्रिनोइडिया, क्रिनोइडिया, C फॉर क्रिनोइडिया एंड D फॉर डोलियोकुलेरिया। तो C के जस्ट बाद आता है क्या? D। इस तरह से आप छोटा छोटा ट्रिक बना के आप बच्चों पढ़िएगा तो ज़्यादा समय के लिए आप याद रख पाइएगा। तो क्रिनोइडिया क्या है? क्लास, और डोलिकुलेरिया क्या है? लार्वा, और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो सिलिएटेड बैंड्स पाए जाते हैं एंड सेसाइल अटैचमेंट होता है। ठीक है। तो ये 5 क्लासेस हैं, उनके लार्वी का नाम मैंने आपको बताया, लार्वल फॉर्म्स का, और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो सबसे पहला क्या, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। एस्टेरॉइडिया क्या है? क्लास है। लार्वा कौन सा है? बाइपिनेरिया एंड ब्रैक्यूलेरिया। तो मैंने आपको कोड क्या बताया? AB2 रूल। दूसरा है ओफियोरॉइडिया, और उसके लार्वा का नाम क्या है? ओफियोप्लूटियस, O2 रूल, O फॉर ओफियोरॉइडिया, O फॉर ओफियोप्लूटियस। तीसरा है इकाइनोइडिया, E फॉर इकाइनोइडिया एंड E फॉर इकाइनोप्लूटियस, अगेन E2 रूल। चौथा होलोथ्यूराइडिया, H फॉर होलोथ्यूराइडिया एंड A फॉर ऑरिकुलेरिया। या तो आप AH याद रख सकते हैं या फिर HA भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद क्रिनोइडिया और C फॉर क्रिनोइडिया एंड D फॉर डोलियोकुलेरिया। C के जस्ट बाद D आता है तो डोलिकुलेरिया। वैसे एक कोड अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया है, आप वो भी याद रख सकते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर पहला क्या है? एस्टेरॉइडिया। दूसरा क्या है? ओफियोरॉइडिया। तीसरा क्या है? इकाइनोइडिया। चौथा है होलोथ्यूराइडिया एंड पांचवा है क्रिनोइडिया। तो सिर्फ इस 5 क्लासेस को आप याद रखने के लिए आप कोड याद रख सकते हैं। आओ इशिता होली खेलें, आओ इशिता होली खेलें। ये अगर क्लासेस आपको याद रहेगा बच्चों, तो लार्वी का नाम याद रखने के लिए तो मैंने बहुत ही सिंपल सा आपको ट्रिक बताया है। A फॉर एस्टेरॉइडिया, और उनके लार्वी का नाम है बाइपिनेरिया एंड ब्रैक्यूलेरिया, चूँकि A के जस्ट बाद भी आता है। O फॉर ओफियोरॉइडिया एंड O फॉर ओफियोप्लूटियस, दोनों में O2 रूल आ रहा है। E फॉर इकाइनोइडिया, E फॉर इकाइनोप्लूटियस, H फॉर होलोथ्यूराइडिया, A फॉर ऑरिकुलेरिया एंड C फॉर क्रिनोइडिया, और C के जस्ट बाद आपका आता है डोलियोकुलेरिया, CD। तो लार्वी का नाम याद कैसे रखना है वो आप अच्छे से आपको पता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्लासेस ऑफ इकाइनोडर्म्स, स्पेसिफिक लार्वल फॉर्म्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अब मैं आपको 1 बाय 1 जिस क्लासेस में जो लार्वा पाए जाते हैं उनका विथ डायग्राम बिल्कुल सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको बता रही हूँ। सबसे पहला क्या है आपका? एस्टेरॉइडिया, A फॉर एस्टेरॉइडिया, और इनके लार्वा कौन कौन है? तो बाइपिनेरिया एंड ब्रैक्यूलेरिया। सबसे जो मेन लार्वा होते हैं इकाइनोडर्माटा में पाए जाने वाला वो यही दोनों होते हैं, बाइपिनेरिया एंड ब्रैक्यूलेरिया।
तो इसका कॉमन एग्जाम्पल कौन सा है? स्टार फिश एंड सी स्टार। कॉमन एग्जाम्पल क्या है? स्टार फिश एंड सी स्टार, नाम भी आपने सुना होगा। तो बाइपिनेरिया लार्वा का ये डायग्राम है एंड ब्रैक्यूलेरिया का ये डायग्राम है। कुछ चीज़ें दोनों में कॉमन है, तो थोड़ा सा हम डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं डायग्राम में, इससे बाइपिनेरिया किस तरह अलग है ब्रैक्यूलेरिया से, इस वजह से मैंने दोनों अगल बगल बनाया है। ठीक है बच्चों, तो पहला क्या है? बाइपिनेरिया। ये क्या है? प्राइमरी लार्वल स्टेज है। बाइपिनेरिया पर कैसा होता है? तो प्राइमरी लार्वल स्टेज माना जाता है। फ्री स्विमिंग होता है, बायलैटरल सिमेट्री होता है। मैंने बहुत बार आपको बताया बायलैटरल सिमेट्री मीन्स क्या होता है कि अगर बीच से बॉडी को आप कट करें तो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ बिल्कुल मिरर इमेजेस होते हैं, उसको क्या कहते हैं? बायलैटरल। तो बायलैटरल सिमेट्री देखा जाता है। कवर्ड इन बैंड्स ऑफ सीलिया एक्सटेंडिंग इनटू आर्म्स। ये जो कवर्ड होते हैं किससे? बैंड्स ऑफ सीलिया से, और वो एक्सटेंड करके क्या बना देते हैं? आर्म्स का रूप ले लेते हैं, आर्म्स, बाह जैसे आप बोल सकते हैं। ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्रैक्यूलेरिया। यही जो आपका बाइपिनेरिया है वो ट्रांसफॉर्म होकर ब्रैक्यूलेरिया बना देता है। चूँकि ये प्राइमरी स्टेज है, प्राइमरी लार्वल स्टेज है, और यही आगे ट्रांसफॉर्म करके क्या बना देता है? ब्रैक्यूलेरिया। अब ये डायग्राम बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, थोड़ा छोटा अगर आपको लग रहा हो तो आप अपने एंड से जूम कर लीजिएगा। तो बिल्कुल सिंपलेस्ट डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर शो किया है। अगर आपको और अच्छा क्लियर डायग्राम चाहिए बच्चों तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, सिंपल बाइपिनेरिया लार्वा सर्च करिएगा, आपको अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम मिल जाएगा। बट बाइपिनेरिया लार्वा या फिर ब्रैक्यूलेरिया लार्वा या फिर और जो फर्दर लार्वे हम पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसमें किन इम्पोर्टेंट लेबलिंग पे ध्यान देना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहला ये जो आपका रेड वाला रीजन नज़र आ रहा है ये क्या है? फर्स्ट माउथ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ये जो फुला हुआ पेट है ये क्या है? ये स्टोमक है। उसके बाद यहाँ पर आपको 3, यहाँ पर 1 2 3 4 करके मैंने लेबलिंग की है। 1 में क्या है? माउथ, 2 में क्या है? स्टोमक, 3 में क्या है? एनस, आप देख रहे हैं स्टोमक के जस्ट नीचे। उसके बाद 4th है प्री ओरल आर्म्स, ये वाला जो एक्सटेंडिंग पोर्शन है ये वाला, और ये वो इस तरह से ये। तो ये जो 4th है वो क्या है? वो है प्री ओरल आर्म्स, पहले होने वाला। और उसके बाद 5 में आपको उसके नीचे वाला ये वाला एंड दिख रहा है इस तरह से, ये वाला मैं जहाँ पर शो कर रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों क्या है? आपको पोस्ट ओरल आर्म्स। मेन 5 चीज़ें यही है बाइपिनेरिया लार्वा में। प्राइमरी लार्वल स्टेज है, फ्री स्विमिंग होता है, बायलैटरल सिमेट्री देखा जाता है, कवर्ड इन बैंड्स ऑफ सीलिया एक्सटेंडिंग इनटू आर्म्स, ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्रैक्यूलेरिया। मेन पार्ट्स क्या क्या है? माउथ, ये आपको रेड कलर में शो हो रहा है, उसके नीचे बीच फुला हुआ पेट जैसा स्ट्रक्चर आपको स्टमक है, उसके नीचे एनस नज़र आ रहा है, और ये ऊपर उठा हुआ पोर्शन क्या है? आपको प्री ओरल आर्म्स हैं, और उसके नीचे वाला आर्म्स जो भुजाएं हैं निकले हुए वो पोस्ट ओरल आर्म्स हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए ब्रैक्यूलेरिया पे। तो ये था प्राइमरी स्टेज ऑफ लार्वा एस्टेरॉयडिया का, और ये क्या है? लेटर स्टेजेस ऑफ एस्टेरॉयडिया। एस्टेरॉयडिया क्या है? क्लास है, उसका ये लेटर स्टेजेस वाला लार्वा है। डेवलप्स फ्रॉम, कहाँ से ये डेवलप हो रहा है? तो डेवलप्स फ्रॉम बाइपिनेरिया लार्वा। एग्जिबिट्स 3 ब्रैक्यूलर आर्म्स, ये 3 ब्रैक्यूलर आर्म्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ब्रैक्यूलर आर्म्स कहाँ पर है वो अभी मैं डायग्राम में आपको शो कर रही हूँ। बाकी याद रखने के लिए ब्रैक्यूलेरिया लार्वा है, उसी में आपको ब्रैक्यूलर आर्म्स पाए जाते हैं। ये है बच्चों विथ, ई के ऊपर में अगर आप डैश लगा देते हैं वो होता है विथ, अगर ई के नीचे में आप डैश लगाते हैं तो वो होता है विदाउट। तो विथ टर्मिनल सकर्स फॉर अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम, इनके पास टर्मिनल सकर्स पाए जाते हैं किस चीज़ के लिए? तो फॉर अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम से अटैच करने के लिए। अब इसका डायग्राम ये वाला है आपका। तो ये जो फर्स्ट है ये जो निकला हुआ आपने, ये जो आप देख रहे हैं इसी को क्या कहते हैं? ब्रैक्यूलर आर्म्स। पहला फर्स्ट ये शो हो रहा है ब्रैक्यूलर आर्म, दूसरा अगेन सेम जैसा बाइपिनेरिया में था माउथ, तीसरा स्टोमक, 4th स्टोमक में यहाँ पर आपको इंटेस्टाइन शो हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम को नहीं बनाना चाहिए, आपको मेन पार्ट्स आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। अगर इस डायग्राम से आप सेटिस्फाइड हों, सो मच सो गुड। नहीं सेटिस्फाइड हों तो आप सर्च करिएगा, आपको गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये तो हो गया एस्टेरॉयडिया।
याद रखने का कोड मैंने आपको बताया, ए फॉर एस्टेरॉयडिया एंड ए के जस्ट बाद बी आता है, तो AB2 रूल आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 लार्वा फॉर्म्स पाए जाते हैं, बाइपिनेरिया एंड ब्रैक्यूलेरिया। तो यहाँ पर डायग्राम का डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता चल गया। इसमें ब्रैक्यूलर आर्म्स होते हैं, ये लेटर स्टेजेस ऑफ एस्टेरॉयडिया होता है। डेवलप किससे करता है, तो बाइपिनेरिया लार्वा से। ये प्राइमरी स्टेज होता है, फ्री स्विमिंग होता है, बायलैटरल सिमेट्री होता है, और यही ट्रांसफॉर्म होकर क्या बना देता है, ब्रैक्यूलर लार्वा। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है बच्चों, अगर ध्यान से आपने सुना होगा तो मैं बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में यूज़ करती हूँ। वैसे भी मेरा काम है आपको सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करना। मैं चाहूँ तो कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके पूरा कंटेंट भर दूँ, बट मैं वो नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वीक से वीक बच्चा, जो बच्चा बहुत वीक है, जिसका इंग्लिश बहुत वीक है, वो भी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझे और नाम अच्छे से याद कर ले। ठीक है, तो ये हो गया आपको एस्टेरॉयडिया क्लास। कॉमन एग्जाम्पल कौन कौन सा है, स्टारफिश एंड सी स्टार्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा आ जाइए ओफियोरॉयडिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक देखा दिया है, यहाँ पर देखिए सिलिएटेड आर्म्स, आपने देखा सिलिएटेड आर्म्स पाया जा रहा है। ब्रैक्यूलेरियन आर्म्स, तो ब्रैक्यूलेरियन आर्म्स ब्रैक्यूलेरिया में पाया जा रहा है, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाइड कर रहा है। उसके बाद आ जाइए ओफियोरॉयडिया। ओफियोरॉयडिया क्या है, क्लासेज है अगेन। इसका मैंने आपको O2 रूल बताया, O फॉर ओफियोरॉयडिया एंड O फॉर ओफियोप्लूटियस। तो O2 रूल से आप याद रख सकते हैं। कॉमन एग्जांपल कौन सा है, ब्रिटल स्टार। अब इसका डायग्राम देखिए, थोड़ा सा आपको इससे डिफरेंट लग रहा होगा। इनके जो आर्म्स हैं वो आपको क्या शो हो रहा है, ज़्यादा लंबे शो हो रहे हैं। तो लॉन्ग आर्म्स सपोर्टेड बाय स्केलेटल रॉड्स, इसमें आपको क्या स्केलेटल रॉड्स पाए जाते हैं, बड़ी भुजाएं देखा जा रहा है। लॉन्ग आर्म्स जो किसके थ्रू सपोर्टेड किया गया, स्केलेटल रॉड्स के थ्रू। इसी वजह से इसके कैरेक्टरिस्टिक में आपको लिखा हुआ है लॉन्ग सिलिएटेड आर्म्स विथ स्केलेटल रॉड्स। इसी वजह से बच्चों मैंने बोला कि अगर बहुत ज़्यादा लैंग्वेज आप याद नहीं रख पाइए तो जो ट्रिक मैंने कोड बताया क्लासेस याद रखने के लिए, आओ इशिता होली खेलें, उसे आप याद रख सकते हैं। लार्वल फॉर्म्स कैसे याद रखिएगा वो मैंने आपको बता दिया। और मुश्किल से 2 या 3 कीवर्ड्स, 2 की 1 या 2-3 कीवर्ड्स में यूज़ कर रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक के लिए। 2-3 बार पढ़िएगा, सुनिएगा, कॉपी में 2-3 बार लिखिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। और डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है, लॉन्ग आर्म्स सपोर्टेड बाय स्केलेटल रॉड्स, अडेप्टेड फॉर स्विमिंग एंड फीडिंग। ये किस चीज़ के लिए अडेप्ट किया गया है, तो स्विमिंग और फीडिंग के लिए ऐसा अडेप्टेशन किया गया है। इट हैज़ 2 एंटेरोलैटरल एंड 2 पोस्टेरोलैटरल लॉन्गेस्ट आर्म्स। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 2 एंटेरो एंड 2 पोस्टेरो। अब देखिए डायग्राम, ये फर्स्ट आपको शो हो रहा है क्या है, ये फर्स्ट क्या है आपका माउथ, दूसरा क्या है माउथ से जस्ट सटा हुआ एसोफेगस, तीसरा थर्ड उसके जस्ट नीचे यहाँ ये है इंटेस्टाइन, बीच में ये पॉइंट जो आपको नज़र आ रहा है ये फोर्थ में क्या है आपको एनस। अब देखिए ऊपर ये जो 5वां है ये क्या है एंटेरो, ऊपर पाया जाना, और लेटरल, एंटेरो लेटरल आर्म्स हैं, और पी पोस्टेरो लेटरल आर्म्स, ये जो इस साइड निकला हुआ है इस तरह से वो क्या है पोस्टेरो लेटरल आर्म्स। तो एंटेरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल आप कैसे पहचानिएगा वो मैंने आपको बता दिया है पहले भी वीडियोस में, ठीक है। डोर्सल एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। डोर्सल जो होता है बच्चों वो होता है पीठ वाला, बैक वाला एरिया, और आपका जो वेंट्रल होता है वो होता है बेली वाला एरिया, पेट वाला एरिया। डोर्सल वेंट्रल क्लियर है। एंटेरियर साइड में जनरली आपको माउथ पाया जाता है, तो माउथ वाला साइड जो होगा वो एंटेरियर साइड कहलाता है, और पोस्टीरियर साइड में जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम एनस पाया जाता है, तो उस एरिया को क्या कहते हैं पोस्टीरियर कहते हैं। तो एंटेरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर इसमें क्या देखा जा रहा है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक देखिए, मल्टीपल लॉन्ग सिलिएटेड आर्म्स विथ स्केलेटल रॉड्स तो पाए ही जा रहे हैं, और उसके साथ क्या पाया जा रहा है, तो इट हैज़ 2 एंटेरोलैटरल एंड 2 पोस्टेरोलैटरल लॉन्गेस्ट आर्म्स। आप देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा लंबा, छठा जो है 6th यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा लंबा पाए जाने वाला लॉन्गेस्ट आर्म्स पाए जाते हैं। तो एस्टेरॉयडिया का क्लासेस और उसके लार्वा क्लियर है।
ओफियोरॉइडिया क्लासेस, उसका जो कॉमन एग्जांपल है वो है ब्रिटल स्टार, बहुत ही कॉमन नेम है, और लार्वा का नाम है ओफियोप्लूटियस। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है एंटेरोलेटरल और पोस्टेरोलेटरल आर्म्स पाए जाते हैं, और प्लस लॉन्ग आर्म्स जो पाए जाते हैं वो सपोर्टेड होते हैं किस चीज़ के थ्रू? तो स्केलेटल रॉड्स के थ्रू। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बच गया आपका इकाइनोइडिया, होलोथ्यूराइडिया एंड क्रिनोइडिया, बाकी 3 क्लासेस। तो आइए 1 बाय 1 मैं डिस्कस करती हूँ। अब आ जाइए थर्ड, इकाइनोइडिया। इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो क्या है? सी अर्चिन। लार्वी का नाम इकाइनोप्लूटियस। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या, E2 रूल, E फॉर इकाइनोइडिया एंड E फॉर इकाइनोप्लूटियस। इस तरह से बच्चों कनेक्ट करके पढ़िएगा तो अच्छे से याद रहेगा। इसमें क्या होता है? तो पोजेसेस मल्टीपल आर्म्स, इसमें बहुत सारे आर्म्स पाए जाते हैं, सपोर्टेड बाय कैलकेरियस रॉड्स। ओफियोथ्यूराइडिया में आपने क्या देखा? वहाँ पर क्या पाया जाता है? तो स्केलेटल रॉड्स पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो कैलकेरियस रॉड्स। ध्यान रखने के लिए आप याद रखिएगा। फुल्ली डेवलप्ड लार्वा, ये जो लार्वा होता है वो फुल्ली डेवलप्ड होता है, पोजेस वेल डेवलप्ड सिलिएटेड बैंड्स, और चूँकि फुल्ली डेवलप्ड है तो वेल डेवलप्ड सिलिएटेड बैंड्स पाए जाते हैं। अब देखिए अगेन मैंने नंबरिंग के थ्रू आपको लेबलिंग किया। फर्स्ट में क्या है यहाँ पर? ये देखिए, ये है फर्स्ट, ये क्या है? एनस। सेकंड, यहाँ पर देखिए सेकंड, ये क्या है? इंटेस्टाइन। थर्ड है इकाइनस रूडिमेंट, इकाइनोरूडिमेंट, ये जो ग्रीन कलर में शो हो रहा है, आप जूम करके देखिएगा तो ये क्या है? इकाइनस रूडिमेंट। फोर्थ, अगेन ये जो फूला हुआ वाला पोर्शन, रेड वाला पोर्शन है, फोर्थ वो क्या है? आपका स्टोमक। फिफ्थ में प्री ओरल आर्म्स, प्री है तो अगेन ऊपर आपको शो हो रहा है, ये है फिफ्थ प्री ओरल आर्म्स। उसके बाद सिक्स्थ में एंटेरोलेटरल आर्म्स, तो उसके जस्ट बगल में होगा ना, माउथ के पास है, एंटेरो है तो माउथ के पास ही कहीं होगा, ये क्या है? एंटेरोलेटरल आर्म्स। और सेवंथ है पोस्ट ओरल आर्म्स, तो सेवंथ यहाँ पर एनस के जगह पे पोस्टेरोलेटरल आर्म्स पाए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप कनेक्ट करके अगर पढ़िएगा तो अच्छे से याद रहेगा। आपको याद रखने के लिए एंटेरोलेटरल आर्म्स तो ओफियोथ्यूराइडिया में भी पाया जा रहा था और पोस्टेरोलेटरल, तो दोनों में कॉमन है। उसके बाद डिफरेंसेस कहाँ पर है? तो इसमें जो लॉन्ग आर्म्स हैं वो सपोर्टेड होते हैं स्केलेटल रॉड्स के थ्रू, और इसमें जो लॉन्ग आर्म्स हैं, मल्टीपल और आर्म्स हैं, लॉन्ग तो नहीं मल्टीपल आर्म्स होते हैं, वो किसके थ्रू सपोर्टेड होते हैं? तो कैलकेरियस रॉड्स के थ्रू। तो इसी वजह से इकाइनोइडिया, इकाइनोप्लूटियस लार्वा है ये, और इसका कैरेक्टरिस्टिक देखिए, मल्टीपल सिलिएटेड आर्म्स विथ कैलकेरियस रॉड्स। इसी वजह से जो 2-3 की वर्ड्स होते हैं उसके थ्रू मैंने कैरेक्टरिस्टिक आपको पहले ही बता दिया है, बट अगर आप ध्यान से डिटेल सुनिएगा तभी आपको वो कैरेक्टरिस्टिक याद रहेगा। उसके बाद आ जाइए होलोथ्यूराइडिया, तो इसका थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, AH ऑरिकुलेरिया लार्वा या फिर HA जो भी है। कॉमन एग्जाम्पल क्या है? सी ककम्बर्स। इसमें क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, ये जो शेप है ना इसको कहते हैं बैरल शेप्ड, तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट बैरल शेप्ड लार्वा विथ लूप्स ऑफ सिलियरी बैंड्स। ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो सिलियरी बैंड्स कहलाता है। इसमें किसी तरह का आपको आर्म्स नज़र नहीं आ रहा है, तो ये याद रखने के लिए नो आर्म्स सिंपल गट पाया जाता है। इसमें किसी तरह का आर्म्स नहीं देखा जाता है, बिल्कुल सिंपल गट पाया जाता है। अब लेबलिंग देखिए, ये ऊपर में आपको क्या हो रहा है? फर्स्ट नंबर पे क्या है? माउथ। अगेन सेकंड नंबर पे ये जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है वो क्या है? आपको स्टोमक। थर्ड, उसके नीचे यहाँ पर क्या है? थर्ड इंटेस्टाइन। फोर्थ में ये जो पॉइंट निकला हुआ है, डॉट बना हुआ है, वो क्या है? आपको एनस। और फिफ्थ में क्या है? फिफ्थ यहाँ पर फेरिंग्स। किसी तरह का आर्म्स इसमें नहीं देखा जाता है। तो होलोथ्यूराइडिया का कैरेक्टरिस्टिक आप देखिए, बैरल शेप, सिलियरी बैंड्स एंड नो आर्म्स। यही तो 2-3 कीवर्ड्स मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये चौथा क्लासेस क्लियर। और फिफ्थ क्लासेस का डायग्राम मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि फेदर स्टार्स तो कॉमन एग्जाम्पल होता ही है, और क्रिनोइडिया, C फॉर क्रिनोइडिया एंड D फॉर डोलियोलेरिया। तो C के जस्ट बाद डोलियोलेरिया नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर डोलियोकुलेरिया होगा, आप लिख लीजिएगा। C के जस्ट बाद D आता है तो आप याद रख सकते हैं। सिमिलर टू ऑरिकुलेरिया, ये जस्ट सिमिलर होता है किसके? ऑरिकुलेरिया का। इसका भी बैरल शेप्ड होता है विथ सिलियरी बैंड्स, मीन्स दोनों कैरेक्टरिस्टिक ऑलमोस्ट सेम ही होता है, डोलिकुलेरिया के तरह ही होता है। आपको
आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं बच्चों, ऑरिकुलेरिया एंड डॉलिकुलेरिया। तो ऑरी एंड डॉली दोनों क्या हैं? फ्रेंड्स हैं। ऑरी डॉली दोनों फ्रेंड्स हैं, इतने क्लोज फ्रेंड्स हैं कि दोनों दिखने में ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट मैं नहीं बोल रही हूँ, ऑलमोस्ट बोल रही हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट होता तब तो फिर इसको अलग होने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। कुछ ना कुछ तो होंगे ही डिफरेंसेस, इसी वजह से तो क्रिनोइडिया का ये लार्वा है, डोरिकुलेरिया। तो ऑरिकुलेरिया होलोथ्यूराइडिया का लार्वा है और क्रिनोइडिया डोलियोकुलेरिया। इतना क्लियर नाम पढ़ना, सुनना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, जो बच्चे ध्यान से सुना होगा वो तो 100% मैं श्योर हूँ कि उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इतना सिंपलेस्ट वे में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये सारे वीडियोस कहीं से भी आपके लिए हेल्पफुल होता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो करिए ही, और प्लस अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, और कुछ फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में। उससे मुझे पता चले कि हाँ, मैं जो इतना मेहनत आपके लिए कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रूटफुल है। तो बच्चों, ये हो गया आपका क्या, लार्वल फॉर्म्स इन इकाइनोडर्म्स। अब मैं जो मास्टर्स के नॉन कॉर्डेटा वाला पेपर है वो एंड कर रही हूँ। आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हों, या फिर CSJMU कानपुर के हों, या फिर इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हों, या फिर MJPRU बरेली हों, या फिर MJKVP वाराणसी हो, मीन्स कहीं के भी आप स्टूडेंट हों, और अगर आपको नॉन कॉर्डेटा में कोई और टॉपिक पढ़ना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम और अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिएगा, तो मैं रिक्वेस्टेड टॉपिक बीच बीच में आपको पढ़ा दिया करूँगी। अब मैं कोशिश करूँगी कि BSc 5th सेमेस्टर में, और जो NEP का सिलेबस है BSc का, वो तो हर एक जगह कॉलेज जो यूपी में जितने भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सेम ही हैं, बस मास्टर्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस देखा गया है। तो वो उतना ज़्यादा भी डिफरेंसेस नहीं है, ऑलमोस्ट 80% सिलेबस आपका सेम ही होता है। तो मैं कोशिश करूँगी, देखती हूँ, या तो BSc 5th सेमेस्टर, क्योंकि मास्टर्स वाला का तो एक पेपर फिनिश हो चुका है, वैसे एक पेपर आपका और साइटोजेनेटिक्स पढ़ना है, तो कोशिश करूँगी या तो मैं पहले BSc 5th सेमेस्टर का नॉन कॉर्डेटा वाला पेपर फिनिश कर दूँ तब आपका स्टार्ट करूँ। वैसे मैं देखती हूँ कि क्या मुझे स्टार्ट करना है। बाकी नॉन कॉर्डेटा वाला पेपर मैंने आपको 80 to 90% कवर कर दिया है, और जो इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनका तो 2-3 टॉपिक और बच जाएगा हेमी कॉर्डेटा वाला। वो जब नॉन कॉर्डेटा वाला BSc वाला मैं एंड करने लगूँगी तो उसके बाद मैं पढ़ा दूँगी। ठीक है बच्चों, तो सारा कोड और ट्रिक, इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब भी आप वीडियो सुनिए तो पेन एंड पेपर साथ लेके बैठिए। तो जो मैं ट्रिक बताती हूँ, कोड बताती हूँ, बहुत से ऐसे ट्रिक होते हैं, बहुत से ऐसे कोड होते हैं जो रैंडमली माइंड में आते हैं, जो मैं जब कैमरा के सामने खड़ी होती हूँ वीडियो बनाने के लिए तभी मेरे दिमाग में आता है और मैं आपको बताती हूँ, ताकि आप ज़्यादा समय के लिए याद रख सकें। तो मैंने कोड और ट्रिक और डायग्राम अपने एंड से अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बाकी आपको अगर थोड़ा और क्लियर डायग्राम चाहिए तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। बाकी उस डायग्राम में मेन इंपॉर्टेंट लेबलिंग क्या है, उनके करेक्टरिस्टिक क्या क्या है, वो एक एक 2-2 वर्ड्स में कीवर्ड्स के थ्रू मैंने आपको ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया, करेक्टरिस्टिक फीचर्स। ये हो गया लार्वल फॉर्म्स और ये हो गए क्लासेस। ठीक है बच्चों, बाकी आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं आगे चल के, या फिर रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप अभी से अपना फ्यूचर डिसाइड कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप मास्टर्स कंप्लीट कर लीजिएगा उसके बाद सोचिएगा तब तैयारी शुरू करिएगा, ऐसा नहीं करिए, ऐसी गलती मत करिए, क्योंकि समय हम सब के लिए बहुत ही कम है बच्चों। और ख़ास करके जो लड़कियां हैं उनको तो आगे शादी भी करनी होती हैं, फिर आगे फैमिली भी संभालने होते हैं, तो उनको तो और भी जल्दी डिसीजन ले लेना चाहिए। बाकी बॉयज़ के लिए भी, तो अगर आप मास्टर्स में हैं और आगे इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो 2-3 लेवल पे एग्ज़ामिनेशन होते हैं। एक तो CSIR नेट हो गया, जो लाइफ साइंस के नाम से एग्ज़ामिनेशन होता है, चाहे वो बॉटनी वाले स्टूडेंट हों या फिर जूलॉजी वाले के लिए, सबके लिए कॉमन होता है। दूसरा एग्ज़ामिनेशन होता है सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि अभी तक यूपी और बिहार में नहीं हो रहा है, बाकी सारे स्टेट में होते हैं। और तीसरा, जितने भी स्टेट हैं वो अपने अपने पब्लिक सर्विस कमीशन PSC के थ्रू, जैसे कि अभी यूपी का वैकेंसी आया है, यूपी PSC के थ्रू जो वैकेंसी आती है उसमें क्या है कि आपको या तो नेट और सेट क्वालिफाई मांग रहे हैं या फिर PhD होना चाहिए। बाकी जो बच्चे मास्टर्स हैं उनके लिए CSIR नेट और सेट एग्ज़ामिनेशन इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आप अभी से अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हो सकें। तो CSIR नेट का लेवल थोड़ा सा डेप्थ तक वो पूछता है, और जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है
उसका लेवल उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। बाकी अगर नेट सेट क्वालिफाइड हैं और अगर पीएचडी आपने कर लिया है तो उसके लिए तो बताया मैंने कि जो पीएससी के थ्रू एग्जामिनेशन होता है वो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है मेनली सब जगह। तो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स में 8 मार्क्स में किस तरह आंसर लिखना होता है, कितना लिखना होता है, और प्लस सेट लाइफ साइंस मीन्स लाइफ साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो CSIR नेट हो गया, सेट लाइफ साइंस हो गया, या फिर गेट हो गया, या फिर ICMR हो गया, या फिर DBT JRF हो गया, ये सब एग्ज़ामिनेशन का नाम इसलिए आपको मैं बता रही हूँ ताकि आप फ्यूचर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो मैं लाइफ साइंस के लिए अलग से चैनल है मेरा, सेट लाइफ साइंस साई बेसिक्स, वहाँ मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल स्क्रैच से मैंने स्टार्ट किया है सेल बायोलॉजी। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बिल्कुल अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट CSIR लेवल तक का पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा तो उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा एडवांस लेवल तक जाना पड़ता है। तो मेरी कोशिश है कि हर एक बच्चा जो भी जूलॉजी सब्जेक्ट लेके पढ़ रहा है या फिर लाइफ साइंस कैटेगरी में है तो उनका बेसिक इतना बिल्डअप हो जाए। अगर बेस क्लियर रहता है बच्चों, बेस स्ट्रॉन्ग होता है, नींव मजबूत होती है, तो उस पर चाहे आप कितना भी फ्लोर का मकान बना लीजिए, बट अगर नींव कमज़ोर होगी तो दिक्कत हो सकता है। तो सेट लाइफ साइंस साई बेसिक्स के नाम से चैनल है, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर जूलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते हैं फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन तो उनके लिए UPSC जूलॉजी साई बेसिक्स के नाम से अनदर चैनल है, वहाँ मैं अभी नॉन कोर डेटा मैंने स्टार्ट किया है। जो बच्चे चाहते हैं कि मैं थोड़ा और एडवांस लेवल की स्टडी करूँ तो वो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लार्वल फॉर्म्स है इकाइनोडर्म्स में वो कॉन्सेप्ट हमेशा सेम ही होगा, चाहे वो UPSC कैटेगरी में पढ़िए या फिर BSc MSc के लिए पढ़िए, थोड़ा थोड़ा लेवल चेंज होता है। तो अगर चाहें तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, UPSC जूलॉजी साई बेसिक्स। बाकी मैं साइड हो रही हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।